हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और इसमें हम कोल्ड वार के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे कोल्ड वार जो है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद सिचुएशन किस तरह से यूएसएसआर और यूएस को एक दूसरे का राइवलरीज के रूप में ले आई। While the Cold War was an outcome of emergence of the US and USSR as two superpower rival to each other, कोल्ड वार जो है यूएसएसआर और यूएस दो सुपर पावर के बीच में एक तरह की राइवलरी थी, दुश्मनी थी। इट वाज आल्सो रूटेड इन द आउटस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग दैट द डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय द यूज ऑफ एटम बम इज टू कॉस्टली फॉर एनी कंट्री टू बियर। देखो, रशिया को ये था कि मुझे नहीं बताया गया, कॉन्फिडेंस में लिया गया। दूसरी बात, उसको ये ऑब्जेक्शन था कि जो डिस्ट्रक्शंस हुई है एटम बम से वो किसी भी देश के लिए सहन करना बहुत मुश्किल है। द लॉजिक इज सिंपल येट पावरफुल व्हेन टू राइवल पावर आर इन पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर। अब ये दोनों इस बात को समझ गए थे कि एटम बम का प्रयोग करना दोनों के लिए विनाशकारी है, कोई भी सहन नहीं कर सकता। लेकिन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और वो बना भी रहे थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स बना भी रहे थे। बट वो दोनों ये भी समझ रहे थे साथ में कि इनको चलाना बहुत मुश्किल है, इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रयोग इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये दो मतलब इसका डिस्ट्रक्शन किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, वो दूर दूर तक फैलेगा। नाइदर साइड वुड वांट टू रिस्क वार सिंस नो politician would justify the destruction of this society। कोई भी देश था तो वो वार का रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि उनको पता था अगर युद्ध होगा तो न्यूक्लियर होगा, और न्यूक्लियर जो वार है वो पूरी मानवता को ख़त्म कर सकता है। इन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर वार, क्योंकि जो परमाणु युद्ध होता है, बोथ साइड विल बी बैडली हार्म्ड। दोनों ही साइड, चाहे वो यूएसएसआर थी चाहे यूएसए थी, वो बुरी तरह से नुकसान पहुंचता, इतना नुकसान कि मानवता खत्म होने का भय होता। दैट इट विल बी पॉसिबल टू डिक्लेयर वन साइड ऑफ द अदर एज द विनर। और इस युद्ध में कोई भी विनर नहीं होता। वैसे तो युद्धों में कोई जीतता या हारता है नहीं, दोनों तरफ से हानि इतनी होती है। इन युद्धों के कोई भी नतीजे आज तक इतिहास में कोई विजेता नहीं हुआ है। इवन इफ वन ऑफ देम try to attack and disable the nuclear weapon of its rival। और अगर न्यूक्लियर वेपन से युद्ध होता है तो फिर तो आपका बचना भी संभव नहीं होता। देखो, झगड़े जो होते हैं वो हमेशा अनिर्णित होते हैं। हम कहते हैं कि महाभारत में पांडव विजय हुए, लेकिन पांडवों को राज्य कैसा मिला? विधवाओं का राज्य, अनाथ बच्चों का राज्य, पूरी तरह से तहस नहस, खेत खलिहान उजड़ा हुआ समाज। क्या हम ऐसे इस युद्ध से हमें प्राप्ति होती है कि क्या उसको हम विजय कह सकते हैं? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जापान हार गया, कहते हैं कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया। बट जो फ्रांस और दूसरे यूरोपियन देशों में, ब्रिटेन में हानि हुई, क्या उनकी विजय थी वो? तो इस तरह से, और जब वार न्यूक्लियर हो तो उसकी रेडिएशन पता नहीं कहाँ कहाँ फैलेगी। और आपने अगर किसी पर बम गिराए तो अगर दूसरे के पास भी न्यूक्लियर बम है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी बच पाओगे। तो जितने ताकतवर हथियार उतना ही डिस्ट्रक्शन और उतना ही आपकी हार, चाहे आप अपने आप को विजयी घोषित कर लो। The other would still be left with enough nuclear power weapons to inflict unacceptable destruction। और इन न्यूक्लियर वेपन से इतनी डिस्ट्रक्शन होती जो कोई भी स्वीकार नहीं पाता। और इस वजह से इस लॉजिक को डेटरेंस कहते हैं। कई बार ये मीनिंग आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटरेंस? देखो, दो सुपर पावर हैं, लड़ने के लिए तैयार बैठी है, और बट दोनों के पास ऐसे हथियार हैं जिससे एक दूसरे को डर है कि अगर लड़ाई शुरू की तो दूसरे के पास ऐसे हथियार हैं कि
मेरा भी खात्मा हो सकता है। तो ऐसे इससे क्या होता है, निवारक निरोध बोलते हैं इसको, डेटरेंस को हिंदी में, कि जो परमाणु युद्ध है, परमाणु हथियार थे, वो निवारक निरोध के रूप में काम कर रहे थे। निवारक निरोध का मतलब होता है परमाणु हथियारों की वजह से लड़ाई नहीं हो रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वार इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम तक परमाणु बॉम्ब या परमाणु हथियार देशों के पास नहीं थे। बट 1945 के बाद परमाणु बॉम्ब बनाए जा चुके थे और दोनों ही सुपर पावर के पास परमाणु बॉम्ब थे। तो इन परमाणु वेपन्स का जो डर था वो युद्ध को रोके हुए था। देखो, एक युद्ध होता है शांति स्थापित करना के मतलब युद्ध इसलिए नहीं हो रहा कि लोग शांति चाहते हैं, एक इसलिए युद्ध नहीं हो रहा क्योंकि लोग डरते हैं, क्योंकि दूसरे के पास भी न्यूक्लियर वेपन है और उससे ना केवल तबाही एक तरफ होगी बल्कि दोनों तरफ होगी। तो इसको डेटरेंस बोलते हैं। बोथ साइड हैव कैपेसिटी टू रेलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वार। और दोनों को ये पता है कि दोनों के पास इतने हथियार हैं जिससे डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगी, विनाश बहुत ज़्यादा होगी, और इस वजह से युद्ध का कोई भी इनिशिएटिव ले नहीं सकता था। थस द वार इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इंटेंस फॉर्म, इसलिए जो युद्ध हो रहा था, कोल्ड वार चला और उसके कारण एटम बम का यूज नहीं हुआ। ठीक है। नोट द मैनी मेन्स मिलिट्री फीचर्स ऑफ द कोल्ड वार। कोल्ड वार की मेन मिलिट्री पावर क्या थी? सबसे पहले पावर ये थी कि मैंने बताया कि अलायंस बनने शुरू हो गए थे, और वो भी मिलिट्री अलायंस, गुट बनने शुरू हो गए। देखो, वैसे तो हम किसी न किसी देश के साथ संधि समझौते करते हैं, बट मिलिट्री की आप उस मिलिट्री रूल में ये कहते, मिलिट्री अलायंस में ये कहते हो कि एक देश पर हमला सारे देशों पर हमला माना जाएगा, तो मिलकर दुश्मन का सामना करना। ऐसी बहुत सारी, जैसे नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, शीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो, नॉर्थ साउथ ईस्ट सेंटो, इस तरह के जो, और ये तो थे अमेरिका लीड, नाटो, सीटो, सेंटो। इसी तरह से इसको काउंटर करने के लिए रशिया के द्वारा भी एक समझौता किया गया, वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट 1955 में आया था, ये सबकी डेट आप याद रखना। नाटो बनी थी 1949 में। ठीक है। तो इस वजह से ये मिलिट्री गुट थे जो एक दूसरे को ये तैयार बैठे थे कि जब भी युद्ध होगा तो इस गुट में जितने भी देश शामिल हैं वो एक दूसरे की मदद करेंगे। The two superpower and the country in the rival bloc led by the superpower was expected to behave as rational and responsible actor. They were to be rational and responsible in their sense that they understood the risk in fighting wars that might involve the two superpower. और इसमें क्या है, इस समय उनको पता था, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उन्होंने यूज किया कि जो यूएसएसआर और यूएसए थे उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर के रूप में काम किया। यहाँ थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है रिस्पॉन्सिबल कहते हुए, क्योंकि उन्होंने जो रीजनल वार थी उनको तो बड़ा वार बना दिया था ना, बट वो अपने में रिस्पॉन्सिबल और सेंसेबल एक्टर का काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जो लड़ाई होगी सुपर पावर ही नहीं, बहुत सारे देश भी उसमें शामिल होंगे और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन वाला युद्ध होगा, और इसलिए उन्होंने हथियारों का प्रयोग ना करने में ही समझदारी दिखाई। देखो, ये कोने में जो चित्र दिख रहे हैं आपको, ये जब जापान पे बॉम्ब गिराए थे उनके डिस्ट्रक्शन दिखाए गए। ये 3 पिक्चर्स हैं डिस्ट्रक्शंस की, काज्ड बाय द बॉम्ब ड्रॉप बाय यूएसए ऑन द हिरोशिमा। हिरोशिमा पर बम गिराए थे। उस बॉम्ब का जो कोड वर्ड था, कोड वर्ड में नाम लिखा जाता है, जो मिलिट्री इक्विपमेंट होते हैं उनका प्रयोग कोड वर्ड में किया जाता है ताकि लोग उसको समझ ना पाए।
लिटिल बॉय, नागासाकी पर गिरा गया फैट मैन। यस दीज बॉम्ब्स वर वेरी स्मॉल इन द डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी, मतलब ये बहुत ही छोटे बॉम्ब थे। आज अगर बॉम्ब की कैपेसिटी देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, वो दुनिया को कई बार ख़त्म कर सकता है एक बॉम्ब इतनी कैपेसिटी के। ये बॉम्ब भी बहुत छोटे थे बट इन्होंने शहर के शहर तबाह कर दिए थे। येट दीज बॉम्ब्स वर वेरी स्मॉल इन डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी, मेजर इन टर्म ऑफ किलोटन, yield as compared to the nuclear bomb that were to be available in the stockpiles assembled by the superpowers. This yield of Little Boy and Fat Man were 15 and 21 kiloton respectively by the early 50s, and USA and USSR already making thermonuclear weapon that had a yield between 10 से 15,000 किलोटन। मतलब एक शहर को उड़ाने के लिए आपको, और उसमें भी कई साल तक लोगों को अपाहिज करने के लिए आपको सिर्फ 15 और 20 किलोटन के बॉम्ब चाहिए। बट अब तो 15 से 10 से 15,000 किलोटन के बम हमारे पास हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितनी तबाही का सामान इकट्ठा किया हुआ है देशों ने। इन अदर वर्ड दीज बॉम्ब्स वर 1,000 टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव देन द बॉम्ब्स यूज्ड टू हिरोशिमा और नागासाकी। और ये बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ड्यूरिंग मच ऑफ द कोल्ड वॉर बोथ द सुपर पावर पोजेस्ड थाउजेंड ऑफ सच वेपन्स। और इस टाइम जो हिरोशिमा कोल्ड वॉर के समय जो बॉम्ब थे इन शक्तियों के पास, वो हजारों गुना ताकतवर थे। जस्ट इमेजिन, अब इमेजिन कर सकते हो आप कि अगर ये इन बॉम्ब्स का प्रयोग होता है तो दुनिया कितनी बार खत्म हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो हम पढ़ रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने काम किया ताकि मास डिस्ट्रक्शंस ना हो, उसको आगे बढ़ाते रहे। Therefore meant being restrained and avoiding the risk of another world war. In this sense of Cold War Mars managed to ensure human survival. और इस तरह से दोनों शक्तियों ने डेटरेंस का यूज करते हुए मतलब मानवता को परमाणु बॉम्ब दोबारा से एक वर्ल्ड वार जो परमाणु हथियारों पर लड़ा जाता है उससे हम बच गए। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है, ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, मतलब गुट कैसे बनते हैं, वो तो मैं बता चुकी हूँ कि 1945 के जब वर्ल्ड वार हुआ तो बहुत सारे देशों में मास डिस्ट्रक्शन हुई। और जो रशिया और यूएसए हैं उनके पास, उनके यहाँ तरक्की हो रही थी, उन्नति हो रही थी, इकोनॉमिक रूप से वो बहुत बढ़िया चल रहे थे। तो दूसरी जो देश थे जिनका डिस्ट्रक्शन हुआ था उनका जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली कि हम पैसे आपको देंगे आपका रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिबिल्ड करने के लिए, बट बदले में आपको हमारे गुट में शामिल होना पड़ेगा। द टू सुपर पावर वर कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इन दोनों सुपर पावर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, अपना अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया वर्ल्ड में। एशिया की तरफ दौड़े कि भाई एशिया का कौन सा देश जो है हमारे साथ मिल सकता है ताकि रशिया या अमेरिका को, जो भी उनके दुश्मन देश थे, उसको घेरा जा सके। जैसे पाकिस्तान को पकड़ा अमेरिका ने, रशिया चाहता था कि भारत उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और हम उसमें शामिल नहीं हुए किसी भी राइवलरी में। इस वजह से अमेरिका ने बहुत लंबे समय तक अमेरिका के साथ हमारे संबंध जो है वो खराब रहे हैं। इन द वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन टू अलायंस, मतलब ये युद्ध यूरोप तक, रशिया तक सीमित नहीं रहा, आगे बढ़कर उन्होंने एशिया के देशों को भी अपने में इस लड़ाई झगड़े में शामिल कर लिया, सैनिक अड्डे तैयार करने के लिए उन देशों में। इन ए वर्ल्ड sharply divided between two alliance system, a state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence of other superpower and its allies. देखो, जब एक देश किसी गुट में शामिल होता है तो प्रोटेक्शन तो उसे मिल जाती है, बट
वो दूसरे देशों से संबंध स्थापित नहीं कर पाता, दूसरे देशों को वो खाम खा अपना दुश्मन बना लेता है। अब भारत की स्थिति यही तो थी, मुश्किल से तो हमें आज़ादी मिली थी, फिर हम किसी गुट में शामिल हो जाते, अमेरिका या रशिया हमारे निर्णय लेना शुरू कर देते, हमारी आज़ादी छीन ली जाती। ठीक है ना। अगर हमारी कोई सरकार उनके विरुद्ध हिम्मत दिखाती जाने की तो वो उस सरकार को गिरा देते। तो बहुत अच्छा डिसीजन हमारी सरकारों ने उस टाइम लिया कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। तो इस तरह से इन सुपर पावर ने गठबंधन बनाने शुरू कर दिए, अपने मित्र बनाने शुरू कर दिए और उनकी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अगर आप अमेरिका के साथ आ गए हो तो आप रशिया से संबंध स्थापित नहीं कर सकते, वहां से कुछ खरीद नहीं सकते। ये देखिए यहां तक जो यूरोप है रेड में, देखो ये कम्युनिस्ट हैं इसलिए इनको रेड में दिखाया गया है। और इसके ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, ये सारे देश रशिया के प्रभाव में थे। जो इधर वाले देश थे ये अमेरिका के प्रभाव में थे, अमेरिका के गुट में शामिल थे। ओके। और ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड, ये बाद में पढ़ेंगे, ये फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड बोला गया अमेरिका और उसके एलीज को, सेकंड वर्ल्ड बोला गया रशिया और उसके वर्ल्ड को, ऑस्ट्रेलिया भी यूरोपियन देशों के साथ था। और जो थर्ड वर्ल्ड बोला गया उन देशों को जो किसी भी गुट में शामिल नहीं थे और जो 1945 के बाद आज़ाद होने शुरू हो गए, पहले जो किसी और शक्तियों के अधीन थे। ठीक है। द स्मॉलर स्टेट्स इन द अलायंस यूज टू लिंक टू सुपर पावर फॉर देयर ओन पर्पज। देखो आप ये कहोगे कि क्यों वो शामिल हुए। भाई जैसे पाकिस्तान का झगड़ा भारत से था, पाकिस्तान अभी गरीब देश था, उसे हथियारों की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, और उसे पता था हथियार अमेरिका से या पैसा आ सकता है, इसलिए उसने सीटों को ज्वाइन कर लिया, वो गुटों का वो बन गया, मेंबर बन गया। अब उनको ये भी था ना कि पड़ोसी से लड़ाई है तो एक बड़े ताकतवर देश से लग जाएं तो हमें फायदा हो जाएगा। The smaller state in alliance used to link to the superpower for their own purpose. They got the promise of protection, weapon and economic aid against their local rivals, most regional neighbors with whom they had rivals. वही बात आ गई ना, जो छोटी स्टेट थी उनको वेपन चाहिए थे, प्रोटेक्शन चाहिए, ताकि जो उसका क्षेत्र में पड़ोसी देश है उससे वो उसके लिए हथियार, जैसे AK-47 कहते हैं, भारत ने कभी नहीं खरीदी। ये सारी हमने पाकिस्तानी सैनिकों से छीनी हुई है। बट वो कहाँ से आई? वो आई अमेरिका से। अमेरिका ने उसे हथियार दिए, तो अपने रीजनल जो क्षेत्र का शत्रु है उससे लड़ने के लिए उसे बड़ी बड़ी पावर्स के साथ मित्रता करनी पड़ी। द अलायंस सिस्टम लेड बाय द टू सुपर पावर देयरफॉर थ्रेटेंड टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू टू कैंप्स। और इस तरह से ये अलायंस ये दो कैंप्स में बट गया, एक USSR का कैंप और एक USA का कैंप। दिस डिवीजन हैपन फर्स्ट इन यूरोप। सबसे पहले यूरोप में ये डिवाइड हुए। मोस्ट कंट्री ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइड बाय US। वेस्टर्न यूरोप के जितने भी कंट्री थे ये वेस्टर्न यूरोप है, सॉरी ये वेस्टर्न यूरोप है भाई। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो यहाँ नॉर्थ है, उत्तर, यहाँ दक्षिण है, यह ईस्ट है, ये वेस्ट है। और ये वेस्ट का यूरोप जो है वो सारा किसके अंडर था? US के लीड में था। ठीक है। और द सोवियत कैंप में ईस्ट के लोग ईस्ट की जो देश थे वो चले गए। यूरोप ज्वाइन द सोवियत कैंप, दैट इज वाई दीज वर आल्सो कॉल्ड वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न अलायंस। इसलिए इसको पूर्वी या पश्चिमी गुट कहा जाता है। द वेस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न अलायंस में जो पीले कलर का भाग है ये वेस्टर्न अलायंस है, पूरा वेस्ट ही है इधर। फाइनलाइज इनटू ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें ये अब भी है भाई। वार्सा पैक्ट खत्म हो चुका है, रशिया खत्म हो चुका था, सोवियत यूनियन खत्म हो चुका है, 28 देश हैं इसमें। और अब आपको हैरानी होगी जानकर कि रशिया खुद इसका एक मेंबर है। रशिया के खिलाफ बनी थी ना ये,
अब रशिया भी इसका मेंबर है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ना कोई मित्र होता ना कोई शत्रु होता है, टाइम बदलता रहता है, दुश्मन और दोस्त बनते रहते हैं। वेस्टर्न अलायंस में क्या होता है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना अप्रैल 1949 में। इट वाज रेस्पेक्टिव अलायंस, और इसके साथ ही इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट। शुरू में 12 स्टेट थी, अब 28 स्टेट हो गई है। वो सारी स्टेट शामिल हो गई भी जो रशिया से निकली हैं। विच डिक्लेयर दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ दैम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्ड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ दैम। और इसमें एक लिख दिया गया कि यूएस पे अटैक का मतलब यूरोप के सभी देशों पर अटैक, इस गठबंधन के एक देश पर अटैक तो इसका मतलब सब पर अटैक, सभी अपनी सेनाएं देंगे। द वेस्टर्न अलायंस ने वार्सा पैक्ट बनाया और वो सोवियत यूनियन लीड कर रहा था। 1955 में ये बना और इसका प्रिंसिपल फंक्शन था कि नाटो को काउंटर करना। भाई अगर नाटो की सेनाएं आती हैं उसको काउंटर करना, ठीक है। इंटरनेशनल अलायंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इरा वाज डिटरमाइंड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपर पावर एंड द कैलकुलेशंस ऑफ ए स्मॉलर स्टेट। As noted above, Europe became the main arena of conflict between the superpower. In some cases, the superpower used their military power to bring country into their influence. जो इंटरनेशनल लेवल पे अलायंस बन रहे थे कोल्ड वार में वो सुपर पावर्स के अंडर में काम कर रहे थे और उसका मेन जो कन्फ्लिक्ट का जगह थी वो थी यूरोप। ओके, छोटे छोटे कंट्री इन गुटों के इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, रिस्पेक्टिवली अलायंस, सोवियत इंटरवेंशन, जो वेस्टर्न यूरोप था और छोटे छोटे कंट्री थे वेस्ट के, उसमें यूएस इंटरफेयर कर रहा था। इसी तरह से जो सोवियत के इन्फ्लुएंस में जो देश थे, सोवियत जो यूनियन है उस वहाँ उनकी गवर्नमेंट में हस्तक्षेप कर रहा था। कोई भी अगर नई गवर्नमेंट आती और वो यूएसए या अमेरिका के खिलाफ होती तो उनको हटा दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद है प्रोविंस एन एग्जाम्पल, द सोवियत यूनियन यूज टू इन्फ्लुएंस एन ईस्टर्न यूरोप बैक्ड बाय द वेरी लार्ज प्रेजेंस ऑफ इट्स आर्मी इन द कंट्री ऑफ दिस रीजन। और न केवल गुट बनाए बल्कि इन देशों में अपनी अपनी मिलिट्री भी रखी, इन्होंने सेनाएं रखी और उस क्षेत्र की देखभाल करने के लिए आर्मी के अड्डे बनाए गए। टू इंश्योर दैट द ईस्टर्न हाफ ऑफ यूरोप रिमेन्ड विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ताकि अपने अपने क्षेत्र दुश्मन से के इन्फ्लुएंस प्रभाव में ना आए। इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में द यूनाइटेड स्टेट बिल्ट द अलायंस सिस्टम कॉल्ड। अमेरिका पहुंच गया अब कहा कि रसिया जो है, रसिया का विस्तार एशिया में भी है, यूरोप में भी है, कि इसको घेरा जाए चारों तरफ से। और इन्होंने मिडिल ईस्ट में तो बनाई सेंटो, साउथ सीटो जिसे बोलते हैं सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सऊदी अरेबिया, यूएई, ये देश है ना, ईरान, इराक, वहाँ बनाई सेंटो। और जो साउथ ईस्ट एशिया है जिसमें पाकिस्तान शामिल है, वहाँ बनाई उन्होंने सेंटो। ये 1955-54 में बनी थी। द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्ड बाय हैविंग क्लोज रिलेशन विद रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक। इस चाइना जो है उस टाइम रशिया के साथ था। आज भी रशिया और चाइना की थोड़ी दोस्ती बढ़ रही है, लेकिन बीच में उनके संबंध बड़े खटास में आ गए थे। इनके साथ साथ नॉर्थ कोरिया का तो आप जानते ही हो, किम जोंग वाला नॉर्थ कोरिया, वियतनाम और इराक भी चाइना के दोस्त थे। चाइना के दोस्त थे इसका मतलब सोवियत यूनियन के दोस्त थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।